स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से टीजीटी, ईएलटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, यूपी, एचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल की एक और महत्वपूर्ण क्लास। और ये आदिकाल से संबंधित पांचवी क्लास है। मुझे उम्मीद है कि जो पिछली वीडियो है वो आपको पसंद आ रही होगी। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है। ये आपको इसका उत्तर जो है बताना है। ए पृथ्वीराज रासो, बी बुद्धि रासो, सी बीसल देव रासो और डी कह रहा है हम्मीर रासो। तो आपको बताना है कि ये किसकी विशेषता है। तो रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति जो है वो बीसल देव रासो की विशेषता है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल में कह रहे कि बीसल देवरासो का काव्य रूप क्या है। आपको बताना कि इसका काव्य रूप क्या है। ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी गीत काव्य और डी मुक्त काव्य। तो बीसल देवरासो का जो काव्य रूप है वो गीत काव्य है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर सही होगा दूसरे सवाल का। सवाल नंबर तीसरा कह रहे कि वीर गाथात्मक रचना नहीं है। आपको तीसरे में बताना है कि वीर गाथात्मक रचना जो है वो नहीं है इनमें से कौन सी। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और जयचंद प्रकाश। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बीसल देव रासो जो है वो वीर गाथात्मक रचना नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सी भी विकल्प सही होगा। चौथे प्रश्न में कह रहे हैं कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। आपको बताना है कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन है। ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी बीसल देव रासो और डी कह रहा है विद्यापति पदावली। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कृति श्रृंगारिक है। तो वो बीसल देव रासो है, विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा चौथे सवाल का। पांचवा सवाल कह रहे कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी विपिन बिहारी त्रिवेदी और डी कह रहे हैं सुमन राजे। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है, ये बात किसने कहा है। तो ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक नाम और ले सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। ये एक रचना है जिसका नाम संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो है। उसमें यह बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह दोनों ने कहा है। तो चूंकि विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसलिए हम विकल्प ए जो है इसका आंसर सही करेंगे। सवाल नंबर छठे में करें कि चंद बरदाई को छप्परों का राजा किसने कहा है। आपको बताना है कि चंद बरदाई को छप्परों का राजा किसने कहा है। ए गारसा दत्तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चंद्रबरदाई को छप्परों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है, विकल्प बी सही होगा। शिव सिंह सेंगर ने इनको छप्परों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज में, जो कि पहली बार 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। बात करते हैं सवाल नंबर सात। सात में कह रहा है कि इनमें से किस कवि ने अपनी भाषा को सठ भाषा कहा है। आपको बताना है किसने अपनी भाषा को सठ भाषा कहा है। ए तुलसीदास, बी विद्यापति, सी चंद बरदाई और डी अमीर खुसरो। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चंद बरदाई ने रासो में अपनी भाषा को जो है वो सठ भाषा कहा है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। प्रारंभ में ही कहा है कि उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसः षट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। तो ये बात जो है वो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के आरंभ में ही यही बात कही है। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को षट भाषा कहा है। आठवां सवाल कह रहे कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता थे। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता कौन थे। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ग्रियर्सन और डी ग्राउश। तो आपको इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो पृथ्वीराज रासो की प्रथम भाषा का प्रथम अध्ययन जो है वो ग्राउस ने किया था। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। 1873 के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में इन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रज भाषा माना है। चले देखते हैं सवाल नंबर 9। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को कहा गया है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को कहा गया है। पहला कह रहा है समय, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा खंड और चौथा कह रहा है सर्ग। अब कूट में आपको ये बताना है कि ए विकल्प कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा, सी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। तो अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, उनमें 4 रूपांतरित अस्तित्व में आए। बृहत रूपांतरित, इसमें अध्यायों को समय कहा गया। मध्य रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया और लघु रूपांतर में अध्यायों को खंड कहा गया है। तो इसलिए हम समय, प्रस्ताव और खंड तीनों सही हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर जो होगा वो विकल्प 1, 2, 3 अर्थात सी जो है इसका विकल्प सही होगा। सर्ग जो है वो नहीं कहा गया है। सवाल नंबर 10 में कह रहे हैं कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संपादक थे। आपको इसमें बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संपादक थे। पहला कह रहे हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा राधा कृष्ण दास, तीसरा मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या और चौथा कह रहा है कि अमरचंद नाहटा। तो आपको कोर्ट में उसका उत्तर बताना है। ए कह रहा है कि पहला और दूसरा, बी कह रहा है दूसरा और तीसरा, सी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको ये बताना कि कौन-कौन से लोग जो है इसके संपादक जो है वो इसमें रहे हैं। तो संपादक जो रहे हैं बाबू श्यामचंद्र दास, राधा कृष्ण दास और मोहनलाल विश्वनाथ पांड्या अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा 10वें प्रश्न का। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि असंगत कथन चुनिए। आपको इसमें से असंगत कथन का क्या करना है, वो चुनाव करना है कि कौन-सा इसमें असंगत है। एक तरह के अपभ्रंश के बाद दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल भाषाएं विकसित हुई। बी करे कि काव्य परंपरा के अनुसार डिंगल में रचना करने वाले प्रायः चारण तथा पिंगल में रचना करने वाले प्रायः भाट हुए। सी करे कि पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में चंद्रबरदाई भाट द्वारा रचित है, अतः वह पिंगल की ही रचना है। और डी कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो का वर्तमान रूप व्यक्ति विशेष की ही रचना है। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें विकल्प जो है वो जो है वो अशुद्ध है। आपको ये बताना है इसके संदर्भ में। तो पृथ्वीराज रासो का वर्तमान रूप विशेष व्यक्ति कृति ना होकर बल्कि अनेक पीढ़ियों का संकलन है। इसलिए जो है विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। ये इसमें असंगत है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहे हैं कि रेवा तट का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि रेवा तट का अर्थ क्या है? ए चिनाब नदी का तट, बी नर्मदा नदी का तट, सी सतलज नदी का तट और डी कहता है गंगा नदी का तट। तो रेवा तट का अर्थ है वो नर्मदा नदी का तट अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे हैं कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान कितनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस नायिका के संदर्भ में कहा है? ए राजमती, बी नागमती, सी चंदनबाला और डी करे इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर सवाल का उत्तर देना है तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा राजमती, जो कि बीसल देव रासो की नायिका है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 14। कह रहे कि देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि देवगिरी का आधुनिक नाम है ए दौलताबाद, बी दिल्ली, सी कन्नौज और डी अजमेर। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा दौलताबाद। 15 नंबर सवाल में कह रहे कि एक ताप पहुपंग को और नवनीक जुथान चामंडराय वचन सुनी चढ़ चल्यो चौहान। इस दोहा में पौपंग शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपको ये बताना है कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए शहाबुद्दीन गोरी, बी जयचंद, सी चंद पुंडीर और डी मारूफ खान। तो आपको ये बताना कि पहुपंग शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो एक ताप पहुपंग को ये प्रयोग जो है वो जयचंद के संदर्भ में हुआ है। तो विकल्प बी उत्तर जो है 15 नंबर सवाल का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। कह रहे कि रेवा तट समय में वर्णित चंद पुंडीर कौन था? आपको बताना है कि रेवा तट समय में जो वर्णित चंद्रपुडीर है वो कौन था? ए सुल्तान का गुप्तचर, बी जयचंद का सेनापति, सी लाहौर का शासक और डी कह रहा है आखेटक।
तो 16 नंबर सवाल का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो चंद कुंडीर जो है वो लाहौर का शासक था। विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कह रहे हैं? कथा मंडी चौहान की कहीं कमधज्ज प्रणाम प्रमाण, इस काव्य पंक्ति में कमधज्ज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए पृथ्वीराज चौहान, बी चंद पुंडीर, सी चंद बरदाई और डी जयचंद। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना है कि इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? विकल्प कौन-सा जो है इसमें सही होगा? तो 17 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। यह जो है वो जयचंद के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? जयचंद के लिए जो है इस शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 18। कह रहे कमधज्ज का शाब्दिक अर्थ क्या है? कह रहा है कि कमधज्ज का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए कह रहा है जिसकी ध्वजा में कामदेव अंकित है, बी जिसमें धैर्य की कमी है, सी कह रहा है कि जो धैर्यपूर्वक कर्म पर विश्वास करता है और डी कह रहा है कि जो पृथ्वीराज का प्रबल विरोधी है। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि कामधज जो है ये विशेषण या पदवी आप इसको कह सकते हैं, किसके लिए है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जिसकी ध्वजा में कामदेव अंकित हो, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19। कह रहा है कि चंद ने पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? आपको बताना है कि चंद ने पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को सठ भाषाविद कहा है। क्या कहा है? सठ भाषाविद कहा है, अर्थात 6 भाषाओं का ज्ञाता उनको कहा है। संस्कृतम प्राकृतम चैव अपभ्रंशम पैशाचिका मागधी शूरशैनिशच्च सठ भाषा स्वेच्च ज्ञानते। यह बात जो है उन्होंने पृथ्वीराज के संदर्भ में कही है, अर्थात 6 भाषाओं का ज्ञाता जो है वो कहा है। चलें, अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। कह रहे कि यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास से ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी भुलर और डी कह रहा है कि जॉर्ज ग्रेयर्सन। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो जॉर्ज ग्रेयर्सन का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 2 पर जो है इस बात को इन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि रेवा तट समय की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है? एक है बाँच कागज चौहान ने, फिर न चंद सह थान थान। बी कह रहा है कि मनोवीर तनु अंकुरे, मुगति भोग बनि प्राण। सी कह रहा है कि नौ बज्जी घरियार घर, राजमहल उठ जाए। और डी कह रहा है कि सिंह बिथा में मुक्की सही, साही साही उर तग्गे। तो आपको बताना कि किसमें जो है वो मुहावरे का प्रयोग जो है वो अ, किया गया है। तो अगर 21 का उत्तर देखा जाए तो इसमें विकल्प ए जो है इसमें मुहावरे का प्रयोग जो है वो किया गया है। विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। इसमें कवि ने बाँची कागज़ कहकर कागज़ बाँधना मुहावरे का जो है वो क्या किया है, बाँची कागज़ मतलब कागज़ बाँचना, इस मुहावरे का क्या किया है इन्होंने जो है इसमें जो है वो प्रयोग किया है। आते हैं सवाल नंबर 22। कह रहे हैं कि वर गोरी पद्मावती गही गोरी सुल्तान, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि वर गोरी पद्मावती गही गोरी सुल्तान, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ए रूपाशयोक्ति, बी उपमा, सी यमक और डी श्लेष। तो सवाल नंबर 22 का उत्तर देना है। तो इसमें गोरी शब्द का जो है प्रयोग वो 2 बार किया गया है। गोरी पद्मावती का पति अर्थात पृथ्वीराज और सुल्तान गोरी। तो एक गोरी का अर्थ जो है वो पृथ्वीराज और एक का अर्थ जो है वो आपका अ, सुल्तान गोरी के लिए कहा गया है, इसलिए इसमें जो है यमक अलंकार होगा। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 23 में कहा कि सकल सूर सामंत सबरल समरिबल जंत्र तंत्र तश, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए वितुरेक, बी यमक, सी श्लेष और डी अनुप्रास। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 23 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय किस भाषा की रचना है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय जो है, वो किस भाषा की रचना है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी हिंदी। तो पृथ्वीराज जो विजय है, वो संस्कृत भाषा की रचना है। विकल्प सी उत्तर 24 का सही हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय मूलतः किस लिपि में आबद्ध है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय मूलतः जो है, वो किस लिपि में आबद्ध है? ए खरोष्ठी, बी गुरमुखी, सी कैथी और डी शारदा लिपि। तो 25वें सवाल का सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प डी जो है, यह शारदा लिपि में आबद्ध है। बात करते हैं सवाल नंबर 26। 26 में करें कि जयमंग चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आपको इसके रचयिता का नाम बताना है। सवाल नंबर 26 में ए करें भट्ट केदार, बी करें नल्ल सिंह, सी मधुकर और डी करें सारंगधर। तो जयमंग चंद्रिका जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है? तो ये मधुकर कवि की रचना है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। 27 में करें कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। सवाल नंबर 27 में ए कह रहा है पिंगल, बी कह रहा है डिंगल, सी कह रहा है ब्रजबुली और डी कह रहा है मैथिली। तो सवाल नंबर 27 का उत्तर बताना है कि पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं? तो इसको पिंगल कहा जाता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है वो 27वें प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। कह रहा है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? ए बीसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हम्बीर रासो और डी विजयपाल रासो। तो 28वें प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो पुस्तक देने की बात जो है वो कही गई है। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहे कि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार-बार आया है, था हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते-होते रासो हो गया। ये कथन किसका है आपको ये बताना है। तो बीसल देव रासो के संदर्भ में ये कथन किसका है ये आपको बताना है। ए राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके संदर्भ में किसने जो है विशल दरासों के संदर्भ में किसने जो है वो कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30। कह रहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि यह बहुत क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो और डी जो है हम्मीर रासो। तो 30वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि शुक्ल जी ने यह कथन किस रचना के संदर्भ में कहा है? तो ये उन्होंने कहा है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।